लंबे देवदारों का झुरमुट झकझुक कर गेठिया सैनेटोरियम की बलयासी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थीं। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोगजीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी, सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। भुवाली से भी अधिक मांग तब गेठिया सैनेटोरियम की थी। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गेठिया सैनेटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगुना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगिणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता, कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतरसी जोड़ी को देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी जोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब। एक और कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थीं। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहां न अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजरे की चिड़िया आजाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सिंकसी कलाई की सोने की चूड़ी सरसर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गेठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियां डाल दी थीं। मेरे 10-20 पूत नहीं हैं बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोलमटोल पत्नी से मजाक करता। सैनेटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की, चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सैनेटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वह अपनी कदर्य गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्षपति श्वसुर को लक्ष्य बनाती, हैं हमारे बुडजू आधी कुमाऊं के छत्रपति पर बहू तीर्थाटन श्मशान को जा रही है तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बदजात नर से मादा निकला। एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की अर्थी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूंसने का स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी।
कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस खेलकर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानो की हर जिद पूरी करता। बानो को विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटे शरीर और भूरी भूरी मूंछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटीकटी छिपी फिरती, वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बढ़िया तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते, वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था कि रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया, कल ही ले जाना होगा, आई गिव हर 2-3 डेज। इससे ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रती घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। एक ही साल में कप्तान का फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोंक पीट कर बहू छांटी, ऊंची अगली, गोरी और MA पास। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दुजू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमाकर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी, चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। भुवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। दुकान में चाय पीते समय वैष्णवियों के एक दल ने प्रवेश किया। दुकानदार बोला, अरे लाटी भी आई है। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। हेड वैष्णवी ने बताया, हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली। जीभड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। भयंकर क्षयरोग TB था, पर गुरु की शरण में आई तो सब ठीक हो गया। अब इसे कुछ याद नहीं। लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बन्नू, पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछुड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सकते। बानो मर गई थी, अब तो वह लाटी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।